अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो तो आपको मंथली एक फैक्ट शीट का मेल जरूर आता रहेगा। शायद आपने वो हमेशा इग्नोर ही किया है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। म्यूचुअल फंड के फैक्ट शीट रिपोर्ट में उस फंड के डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि उसके परफॉर्मेंस, कॉस्ट या असेट एलोकेशन। इसे हमें रेगुलरली चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस म्यूचुअल फंड के स्कीम का एक हेल्थ चेक कर सके। बट ये फैक्ट शीट कैसे हमें एनालाइज करना है, कौन से फैक्टर्स को हमें और डिटेल में देखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे पराग पारिक के फ्लेक्स कैप फंड को चूज किया है। तो चलिए उसकी फैक्ट शीट को एनालाइज करते हैं। मैंने यहाँ पे पराग पारिक के फ्लेक्स कैप फंड का लेटेस्ट फैक्ट शीट ओपन किया है। तो चलिए आसान चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जाएंगे फंड डिटेल्स में। इसमें एक ओवरव्यू रहता है। इसमें हम दो चीज़ें चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि नेम ऑफ फंड मैनेजर्स। यहाँ पे हम एक क्विकली ग्लांस करेंगे कि कोई न्यू फंड मैनेजर ने ये स्कीम ज्वाइन तो नहीं की है ना, और कोई एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर ने ये स्कीम लेफ्ट तो नहीं की है ना। फिर सेकंड फैक्टर आता है मंथ एंड एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो को आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर मैं इसमें क्विकली बताऊँ क्या चेक करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि लास्ट मंथ का जो हमारा फैक्ट शीट था वो हम ओपन करेंगे, उसमें क्या एक्सपेंस रेशो था और अभी क्या है, अगर बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें हम एक बार ग्लांस कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका म्यूचुअल फंड पैसिव फंड है, फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड होगा, तो बीइंग अ पैसिव फंड उसका एक्सपेंस रेशियो यूजुअली कम होता है। बट अगर वो ज़्यादा है तो आपको एक बार फिर से वो स्कीम के बारे में रिथिंक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बात आती है एयूएम की। एयूएम मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। 31 मार्च 2025 को यहाँ पे आप देख सकते हो कितना एयूएम था। आप लास्ट मंथ का जो फैक्ट शीट रहेगा वो भी एक बार ओपन करके देखिए। देखिए कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ है। अब जब ये रेगुलरली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये चेक करोगे तभी आपको एक आइडिया आएगा कि लोगों का मतलब इन्वेस्टर्स का इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो ये भी एक फैक्टर आप चेक कर सकते हो। अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम एनालाइज करेंगे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ट्राई कि इसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं। इसमें फर्स्ट है बेटा। इस स्कीम का बेटा आप देख सकते हो 0.63 है। तो बेटा का मतलब क्या है? बेटा हमें ये बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में ये स्कीम कितना वोलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट 100% से बढ़ गया तो ये स्कीम 63% से बढ़ेगा। एट द सेम टाइम, अगर मार्केट 100% से गिर गया तो ये स्कीम 63% से ही गिरेगा। इसमें और एक चीज होता है, बीटा निगेटिव भी हो सकता है हाइपोथेटिकली। तो निगेटिव बीटा का मतलब क्या है? निगेटिव बीटा ये बताता है कि मार्केट के साथ आपका स्कीम का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब जब भी मार्केट बढ़ेगा तो आपका स्कीम गिरेगा, और जब भी मार्केट गिरेगा तो आपका स्कीम बढ़ेगा। तो ये होता है बेटा। फिर सेकेंड रेशो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि जो स्कीम का रिटर्न है उसमें कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। इस स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%। 10.64% हम कंसिडर करेंगे 10%। सो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ये स्कीम मुझे ऑन एन एवरेज हमेशा 10% रिटर्न दे रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10% का मतलब है कि 10% का 10% प्लस और माइनस मतलब 9% टू 11% के रेंज में इस स्कीम का रिटर्न्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब रिटर्न्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी आपका रिटर्न सिर्फ 4-5% भी दे रहा है और कभी वो 20-25% भी दे रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा होगा तो वो बहुत रिस्की है। फिर बात आती है शार्प रेशो की। शार्प रेशो का मतलब क्या है? शार्प रेशो ये बताता है कि रिस्क के लिए हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर शार्प रेशो 1 से ग्रेटर है तो हमेशा अच्छा कंसिडर किया जाता है। ये स्कीम का शार्प रेशो 0.85 है, जो भी ठीक ठाक ही है। फिर बारी आती है पोर्टफोलियो टर्नओवर की। यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीजें हैं, एक्सक्लूडिंग इक्विटी आर्बिट्राज एंड इंक्लूडिंग इक्विटी आर्बिट्राज। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इक्विटी आर्बिट्राज 12.98% है इस स्कीम का। बट पोर्टफोलियो टर्नओवर होता क्या है? तो
कोई भी जो स्कीम होता है वो यूजुअली एक्टिवली मैनेज्ड होता है, एक्टिव फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो रहते हैं उसको एक्टिवली मैनेज करते हैं। जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आता है तो टाइम टू टाइम बेसिस पे एसेट को सेल करते हैं, बाय करते हैं एंड ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो फंड में। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, तो आपका ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा और इसकी वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ेगा। वहीं अगर मैं ये समझूँ कि अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो थोड़ा स्टेबल है या थोड़ा लो है, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को ये जो अभी पोर्टफोलियो है बनाया हुआ, वो उसे ठीक लग रहा है, उसमें उसको ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है और इसीलिए उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत कम है। तो ये हुए आपके सारे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स। आई होप मैंने आपको ये सिंप्लीफाइड वे में समझाया है। इंडस्ट्री एलोकेशन एनालाइज करते हैं। तो इसमें अगर मैंने क्लिक किया तो एक टेबल ओपन होता है जिसमें इंडस्ट्री वाइज कितना एलोकेशन है वो दिखता है। मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में अराउंड 21% असेट एलोकेटेड है। वही अगर हम लोग आईटी सॉफ्टवेयर देखेंगे तो इट्स अराउंड 4.75%। अगर पर्टिकुलर में ये इस टेबल की बात करूं तो आप देख सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 11% है और डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 10.87, तो लगभग 11% ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंड का अराउंड 22% पैसा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में है। लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न यूजुअली कम होता है, तो ये अल्टीमेटली फंड के और स्कीम के रिटर्न्स को भी नीचे ड्रैग करेगा। मैं यहाँ पे 2 रीज़न्स सोच सकती हूँ जिसकी वजह से फंड मैनेजर्स ने उसको 22% फ पैसा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखा है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है क्योंकि फंड मैनेजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा रिडम्पशन करेंगे। माइट बी ये वॉर लाइक जो सिचुएशन है इसमें पैनिक होके ज़्यादा ज़्यादा रिडम्पशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने लिक्विड फंड्स ज़्यादा रखा है। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि ये स्कीम में इनफ्लो बहुत आ रहा है, लेकिन फंड मैनेजर्स को अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए पैसा अभी टेबल पे रखा है और जब भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएँगे, फंड मैनेजर्स वहाँ-वहाँ पैसे इन्वेस्ट करेंगे। बट दोनों रीज़न्स में से करेक्ट रीज़न कौन-सा है? ये हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस को अगर हम कंपेयर करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप इसे ज़रूर देखें। तो ये होता है इंडस्ट्री एलोकेशन। अब हम नेक्स्ट चेक कर देंगे पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। इसमें आपको जो हाईएस्ट असेट एलोकेशंस है, शेयर्स की बात करूँ तो वो समझ में आएँगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में इन्होंने 8% पैसे डाले हैं। फंड क्या 8% सिर्फ एचडीएफसी बैंक में है। यहाँ पे मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे भी कभी आप न्यू एसआईपी या फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हो, आप ये ज़रूर चेक करना कि वो जो नया फंड है, उसका पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र क्या है। ऐसा ना हो कि जो आपका एग्ज़िस्टिंग जो म्यूचुअल फंड है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसमें भी सेम ही शेयर्स है जिसमें ज़्यादा मतलब पैसे डाले हैं और आपका जो जो आप नया चूज़ कर रहे हो, उसमें भी सेम वही शेयर्स में वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा डाल रहा है। उस सिचुएशन में आप आपका सिर्फ़ पोर्टफोलियो डुप्लिकेट कर रहे हो। तो ये चीज़ ज़रूर आप चेक कीजिए। अब हम बेंचमार्क से कंपेयर करके हमारे स्कीम का रिटर्न एनालाइज करेंगे। आप जैसे कि जानते हो कि हर स्कीम का एक बेंचमार्क होता है। हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उस बेंचमार्क से हमारे स्कीम ने आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है और एट द सेम टाइम ये कंसिस्टेंटली हो रहा है या जस्ट टेम्पररी फेज है। तो ये होता है रिटर्न को एनालाइज करने का तरीका। फिर बात आती है रिस्कोमीटर की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पराग पारिका फ्लेक्सिकैप फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाइड है। यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि मान लीजिए आपने 10 साल पहले ये फंड में पैसे डालना स्टार्ट किया था विथ एम कि मुझे 10 साल के लिए पैसे डालने हैं, 10 साल के बाद मेरा एक गोल है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या फिर रिटायरमेंट भी हो सकता है। तो 10 साल पहले एट द बिगिनिंग आपने ये
हाई रिस्क में पैसे डाला वो सही था, कंसिडरिंग आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल है। बट आपको ये समझना चाहिए कि एज ऑन डेट आपका जो गोल का होराइजन है वो कितना है। अगर आपका गोल अगर नेक्स्ट 1-2 साल में ख़त्म हो रहा है और आपको पैसे चाहिए, तो आप ये ज़रूर थिंक कीजिए कि इसमें कोई मतलब भी है कि आज के दिन में आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में पैसे डाल रहे हो। तो आपका एज ऑन डेट आपका गोल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये आप रिस्कोमीटर से समझ सकते हो। ये था फैक्ट शीट का एनालिसिस। मंथली नहीं तो एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे आप फैक्ट शीट को ज़रूर एनालाइज कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि जिस एसआईपी में आप मंथली पैसे डाल रहे हो उसका हेल्थ है भी कैसा। और ऐसे और वीडियोस जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।